हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 188 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूल नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 184, सेक्शन 185 एंड 186 इनकी डिटेल्ड डिस्कशन की थी। सेक्शन 187 मैं आपको बाद में कराऊंगा, जो रिमेनिंग सेक्शंस बचे हुए हैं उनके साथ। आज हम सेक्शन 188 को कवर अप करेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, और इसके साथ साथ रूल नंबर 15 को भी कवर करेंगे। रूल नंबर 15 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में जनरल मीटिंग की अप्रूवल्स कुछ थ्रेशहोल्ड लिमिट्स के ऊपर बेस्ड थी। नाउ उन थ्रेशहोल्ड लिमिट्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जो चेंजेस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो रूल नंबर 15 जो अमेंड हुआ वो अलोंग विद सेक्शन 188 हमें कवर अप करना है। सेक्शन 188 के अंदर 5 पार्ट्स हैं। मैंने आपको सेक्शन 188 की एक डिवीजन यहां पर प्रोवाइड की है कि सेक्शन 188 को मैंने 4 प्राइमरी पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे सेक्शन 188 के 5 सबसेक्शंस हैं, बट आई हैव डन इज कि सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 इस सेक्शन ने हमें प्रोविजन प्रोवाइड किया कि कौन सी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड जो बोर्ड रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कौन सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, क्या इन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते वक्त बोर्ड को कुछ कंडीशंस का कंप्लायंस भी इंश्योर करना है। यस, जब आप सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 रीड करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जैसे ही वर्ड आ गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो कंडीशन हमें कौन बता देगा? रूल नंबर 15 बता देगा। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 इसने कहा कि कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी है फॉर द अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बट दैट अप्रूवल इज आल्सो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, और वो कंडीशंस दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल नंबर 15। रूल 15 उन कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करता है। देयर आफ्टर फिर सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 के अंदर इन टोटल 5 प्रोवाइजो है। मैंने इसके फर्स्ट प्रोवाइजो को एक अलग पार्ट बनाया है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 ये रिक्वायरमेंट रेज करता है और कहता है इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यदि ट्रांजैक्शन एक थ्रेशहोल्ड लिमिट को अचीव कर लेती है या उसको क्रॉस कर जाती है, इन दैट केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास ए रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, कंपनी की जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करना नेसेसरी हो जाएगा। अब वो थ्रेशहोल्ड क्या है? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो प्रिस्क्राइब्ड किसने की? वो प्रिस्क्राइब की रूल नंबर 15 ने। रूल 15 इसी ने कंडीशंस भी बताई बोर्ड रेजोल्यूशन के रेफरेंस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में, और इसी ने ही रूल नंबर 15 ने ही थ्रेशहोल्ड लिमिट्स भी बताई है जब जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कब आती है? वो अलग अलग थ्रेशहोल्ड लिमिट्स बताई गई हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए, और यहीं पर एक अमेंडमेंट आई थी और वो अमेंडमेंट हम रूल नंबर 15 के अंदर कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर 2019 में वो अमेंडमेंट्स आई थी सेकंड अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू। देयर आफ्टर
फिर सेक्शन 188(1) के 4 रिमेनिंग प्रोवाइजो हैं। स्पेशल केसेस का मैंने इनको नाम दे दिया, और इन स्पेशल केसेस में सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो एंड फिफ्थ प्रोवाइजो किसका? सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के 4 प्रोवाइजो एंड देयर आफ्टर फिर कुछ छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं इन रिलेशन टू सेक्शन 188, सेक्शन 188 सबसेक्शन 2, 188 सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। सो सेक्शन 188 को हम 4 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड रेजोल्यूशन की, कंडीशंस की, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। पार्ट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कौन कौन से केसेस में आएगी। देन पार्ट नंबर 3 में सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो को हमें डिस्कस करना है। स्पेशल केसेस है कि जब कुछ केसेस में इवन बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स नहीं अराइज होंगी, तो वो स्पेशल केसेस हमें कवर अप करने हैं। एंड देयर आफ्टर फिर रिमेनिंग प्रोविजंस जो है इस सेक्शन के, जिसके अंदर रिकवरी ऑफ लॉसेस, पेनल्टीज, उन सब की डिस्कशन हमने करनी है। मेन टाइम जो हमारा लगने वाला है वो सबसे ज्यादा इन 2 पार्ट्स के ऊपर लगने वाला है, या मैं ये कहूं सबसे ज्यादा टाइम तो हमारा इस फर्स्ट पार्ट पर लगेगा, क्योंकि जब जैसे ही फर्स्ट पार्ट कवर होगा सेकंड पार्ट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो लिमिट्स ही अब हमें याद करनी है। जब आपने मेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की नेचर को पढ़ लिया, देन फिर इसके सेकंड पार्ट को करना आसान है, और फिर इसके अंदर मैं रूल नंबर 15 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, एक बार इसकी डिटेल एनालिसिस करने से पहले एक बार इसकी प्लेन रीडिंग ले लेते हैं। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 ने क्या कहा? इसने कहा एक्सेप्ट with the consent of board of director given by a resolution at a meeting of board subject to such conditions as may be prescribed, no company shall enter into any contract or arrangement with related party with respect to 7 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस हैं जो मेंशन की गई है। अब क्या है वो ट्रांजैक्शन, एक बार इनको भी रीड कर लो। इनको मैंने कुछ अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्लॉज ए, सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल। क्लॉज बी, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। Clause C, leasing of property of any kind. Clause D, availing or rendering of any services. Clause E, appointment of any agent for purchase or sale of goods, material, services or property. Clause F, appointment to any office or place of profit in company, subsidiary, associate. And Clause G, underwriting of any securities or the डेरिवेटिव्स। नो, अब इसी के ऊपर हमारा पूरा टाइम लगना है। एक एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दैट मीन्स जो ये नीचे 7 क्लॉजेज में 7 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट के बिना नहीं हो सकती। एक बात, कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट थिंग, ये कंसेंट बोर्ड की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन के थ्रू ही लेनी होगी। दैट मीन्स रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल नहीं ली जा सकती। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट जरूरी है। रिजोल्यूशन बोर्ड की मीटिंग के अंदर ही पास करवाना पड़ेगा आपको। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन परमिटेड नहीं है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब।
जो कंडीशन, यदि कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की जाती है तो। अब प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन के रेफरेंस में रूल नंबर 15 आ जाएगा। कंडीशंस मैं आपको लेटर ऑन कराऊंगा, बट मैं अभी आपको बता देता हूं ब्रीफली कि रूल 15 ने दो कंडीशंस बता रखी हैं। नंबर 1 कि जो एजेंडा होगा इस बोर्ड मीटिंग का, उस एजेंडा में आपको कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स देने होंगे, एक कंडीशन। और कंडीशन नंबर 2, यदि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। ही शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग एट द टाइम जब इस एजेंडा आइटम को डिस्कस किया जा रहा होगा। तो रूल 15 की कंडीशन में आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अभी तक मेरी डिस्कशन में जो बात आई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट का होना जरूरी है। किस पर्पस के लिए? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की अप्रूवल के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंसेंट देंगे कब? इन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू अ रेजोल्यूशन। लेकिन इस कंसेंट के ऊपर भी कुछ कंडीशंस है। नंबर 1 कि जो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होगा उस एजेंडा में कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। एंड सेकंड वन, जो यदि इस ट्रांजैक्शन में कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा एट द टाइम व्हेन दिस एजेंडा आइटम इज बीइंग डिस्कस्ड। ओके, सो रिक्वायरमेंट क्या आ गई? नो कंपनी मींस हर एक कंपनी पर यह प्रोविजन अप्लाई होगा, चाहे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है। नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किसके साथ? विद द रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आपके रेफरेंस के लिए मैंने बुक में इसी चैप्टर के अंदर सबसे बिगनिंग में लगा रखी है। वो डेफिनेशन आप टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे इस डेफिनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है मैं आपको एक क्विक रीडिंग करा देता हूं। डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार, की मैनेजरियल पर्सोनल और उसके रिश्तेदार, कोई भी फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिश्तेदार पार्टनर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिश्तेदार ईदर अ मेंबर और डायरेक्टर है। पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी। 5th क्लॉज पब्लिक कंपनी का, पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर, डायरेक्टर है एंड होल्ड्स 2% ऑफ, मोर देन 2% ऑफ paid up share capital of that public company individually or in aggregate with the relative. Any body corporate जिसके board of director, managing director या manager they are accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of our director or manager. Any person जिसकी advice, direction और instructions के ऊपर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर दे आर accustomed टू एक्ट। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट या होल्डिंग कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी मींस ग्रुप कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन इस चैप्टर की बिगनिंग में और रिलेटिव की डेफिनेशन भी यहीं पर दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में। एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा। नाउ बढ़ते हैं मेन सेक्शन 188 के ऊपर। तो सेक्शन 188 ने कहा रिलेटेड पार्टी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो नीचे 7 क्लॉजेस में स्पेसिफाई है नहीं किया जा सकता। उसको करने के लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन है आपको बोर्ड की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और उसके ऊपर 2 कंडीशन रूल नंबर 15 ने भी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये 7 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें एग्जामिन करना है, एनालाइज करना है।
पहले पॉइंट में देखो क्या क्या वर्ड यूज किए गए हैं। सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल। दैट मीन्स एक तरीके से ये एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रेडिंग नेचर की, ऑपरेटिंग नेचर की ट्रांजैक्शन हो गई। सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल। आगे कहता है सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ओके, अब इन्होंने यहां पर वर्ड यूज कर लिया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्या ये मूवेबल की बात कर रहा है, इमूवेबल की बात कर रहा है, कैपिटल की बात कर रहा है, रेवेन्यू की बात कर रहा है, टेंजिबल की बात कर रहा है, इनटेंजिबल की बात कर रहा है? इसने तो वर्ड यूज कर दिया एनी काइंड। अब ऐसे तो जो इन्वेंट्री होती है वो भी तो मेरी प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री भी तो मेरी प्रॉपर्टी है ना। लॉ ने यहां पर कहां कहा करंट और नॉन करंट एसेट्स, अकाउंटिंग की लैंग्वेज तो यूज नहीं की ना। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड एंड करंट। सो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। बट जब आप क्लॉज ए को पढ़ रहे हैं और क्लॉज बी को पढ़ते हैं तो एक डिफरेंस आपको नजर आ जाता है। यहां पर वर्ड यूज किए गए हैं गुड्स और मटेरियल। अब गुड्स तो कोई कैपिटल आइटम है, वो भी गुड्स है, किसके लिए? बेचने वाले के लिए। यदि एक पर्सन लेट्स से 4 व्हीलर बेचता है, उसके लिए तो 4 व्हीलर गुड्स की डेफिनेशन में आ गए। जो पर्सन खरीद रहा है वो इसको इस इंटेंशन के साथ खरीद रहा है कि वो इसको 8-10 साल यूज करेगा अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। बिजनेस एक्टिविटी के लिए उसको इधर से उधर जाना पड़ता है। लेट्स से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, उसने अपने लिए एक कार खरीदी जो वो अपने प्रोफेशन में यूज करेगा। उसने कारों का काम थोड़ी करना है। उसने कार किस इंटेंशन के साथ खरीदी है कि उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है, कई बार क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए ये कार क्या है? सीए के लिए ये कार प्रॉपर्टी है। लेकिन डीलर जिसने ये कार बेची उसके लिए ये गुड्स है। अब एक ही आइटम गुड्स की डेफिनेशन में भी जा रही है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में भी जा रही है। ना तो लॉ ने गुड्स को डिफाइन किया, ना लॉ ने प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। ये डिफरेंशिएशन आप अपने आप दोनों क्लॉज को साइमल्टेनियसली पढ़कर निकाल लो। ये गुड्स और मटेरियल ट्रेडिंग नेचर में माने जाएंगे और ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और इसका मैं आपको थोड़ा सा और जो मैंने ये इंटरप्रिटेशन की है इसके पीछे जब मैं आपको रूल नंबर 15 के अंदर थ्रेशोल्ड कराऊंगा ना, वहां पर थ्रेशोल्ड देखिएगा। यहां पर इस केस में इन्होंने वर्ड यूज किया 10% ऑफ टर्नओवर। लेकिन इस क्लॉज के रेफरेंस में इन्होंने वर्ड यूज किया 10% ऑफ नेटवर्थ। तो एक इंडिकेशन मिल रहा है ना कि ये ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, दैट इज द रीजन टर्नओवर यूज किया गया। ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो इसके रेफरेंस में इन्होंने नेटवर्थ की थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई। क्लॉज सी पर चलते हैं। क्लॉज सी कहता है लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। यदि आप किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहे हैं, अब देखो यदि एक पर्सन एक प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहा है, अब ये लीज दोनों तरह से हो सकती है, एक फाइनेंस लीज और दूसरी ऑपरेटिंग लीज। एक फाइनेंस लीज और दूसरी ऑपरेटिंग लीज। जब फाइनेंस लीज की बात आ जाती है तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये असेट ट्रेडिंग नेचर का है, उसने तो इस असेट को फाइनेंस कर दिया। और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको एज ए कैपिटल असेट रिकॉग्नाइज करता है बुक्स में, लीज्ड असेट्स। लेकिन जब ऑपरेटिंग लीज की बात आती है तो लेसर उसके लिए ये कैपिटल असेट है, लेसी वो अपनी बुक्स में ऑपरेटिंग लीज को जनरली रिकॉग्नाइज नहीं करता, रादर जो उसके रेंटल है वो पे करता है। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है दो पर्संस के बीच में, एक ने लीज दी है, एक ने लीज ली है, लेसर भी है लेसी भी है, दोनों क्या है? आपस में रिलेटेड पार्टी है। एक की बुक्स में ये
कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन बनेगी, दूसरे की बुक में ये रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस बनेगी। नाउ तो अब यदि ये कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड आगे जाकर आप पढ़ोगे वो थ्रेशोल्ड नेटवर्थ बेस पर होनी चाहिए थी। लेकिन यदि इसको रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है, दूसरी पार्टी के लिए, दो पार्टियां होंगी ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई, एक्स ने फाइनेंस लीज दी तो वाई ने उस लीज को लिया, वाई अपनी बुक्स में लीज एसेट्स को कैपिटलाइज करेगा, एक्स उसको रेवेन्यू कंसीडर करेगा। लेकिन यदि ये ऑपरेटिंग लीज है तो इसका रिवर्स कर देते हैं। बट अब जब रूल नंबर 15 पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर थ्रेशहोल्ड अर्लियर जो पुराना रूल था वो अच्छा था कंपैरेटिवली। उसके अंदर उन्होंने नेटवर्थ को भी वर्ड यूज किया था और टर्नओवर दोनों की थ्रेशोल्ड ली थी। नेटवर्थ की थ्रेशोल्ड भी ली थी, टर्नओवर की थ्रेशोल्ड भी ली थी, तो दोनों ही पर्पस सर्व हो जाते थे। लेकिन जो अब रूल 15 अमेंड हुआ तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर बेस की परसेंटेज रखी गई है। अब लॉ है तो इसके ऊपर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कि आपने नेटवर्थ क्यों नहीं रखा, उसको रिटेन क्यों नहीं किया। ठीक है, लॉ ने अब सिर्फ 10% टर्नओवर का रखा है, ठीक है, हम इस केस में यही लेकर चलेंगे। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये दोनों क्लॉज बी और क्लॉज सी डील करते थे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्लॉज बी बात करता था बाइंग, सेलिंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, क्लॉज सी ने बात की लीजिंग। अब मैं आ जाता हूं क्लॉज डी। अब क्लॉज डी मैंने इसके नीचे नहीं, रादर वापिस ए क्लॉज के नीचे लिख दिया, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज। अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, मैं एक सर्विस दे रहा हूं या मैं एक सर्विस ले रहा हूं, वो सर्विस मैं दे रहा हूं रिलेटेड पार्टी को, वो सर्विस मैं ले रहा हूं रिलेटेड पार्टी से। ठीक है, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, ये ट्रांजैक्शन भी वापिस रेवेन्यू नेचर की हो गई। तो क्लॉज ए और क्लॉज डी, ये दोनों क्लॉज रेवेन्यू नेचर के हो गए। एक में गुड्स और मटेरियल की सेल, परचेज, सप्लाई की बात हो गई और दूसरे केस में सर्विसेज की अवेलमेंट एंड सर्विसेज की रेंडरिंग, उसको डिस्कस कर लिया गया। एंड क्लॉज बी और सी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के रेफरेंस में सेल, डिस्पोजल और अदरवाइज, सेल और अदरवाइज डिस्पोजल और बाइंग की बात की, एंड क्लॉज सी के अंदर लीजिंग की बात कर ली। इन्हीं चारों के रेफरेंस में अब आ जाता है क्लॉज नंबर ई। वो कहता है आप किसी एजेंट को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, और वो एजेंट कौन है? आपका रिलेटेड पार्टी है। आप किसी रिलेटेड पार्टी को अपना एजेंट बना रहे हैं, एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, किस लिए? कि वो आपके लिए परचेज और सेल ऑफ गुड्स और मटेरियल, क्लॉज ए की बात की, सर्विसेज क्लॉज डी की बात कर ली, और प्रॉपर्टी क्लॉज बी की बात कर ली। क्लॉज ए बी डी के रेफरेंस में आप इन एक्टिविटीज को डायरेक्टली ना करके किसी एजेंट के थ्रू करना चाह रहे हैं, और वो एजेंट कौन है? आपका रिलेटेड पार्टी है। अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्लॉज नंबर एफ के ऊपर। क्लॉज नंबर एफ क्या कहता है? अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, सब्सिडियरी और एसोसिएट। किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट किया जा रहा है, कहां पर? ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर। अब ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, वो अभी पढ़ेंगे। कहां पर? कंपनी में, या आपकी सब्सिडियरी में, या एसोसिएट में। होल्डिंग वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, होल्डिंग कंपनी ने अपॉइंटमेंट की थी, होल्डिंग कंपनी ने अपॉइंटमेंट की थी, तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना गया, क्योंकि यहां पर तीन वर्ड यूज किए हैं, कंपनी, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट। एंड लास्ट क्लॉज ये कहता है अंडर राइटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव।
यदि रिलेटेड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहा है फॉर द अंडरराइटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी और डेरिवेटिव, तो ये 7 क्लॉजेस हैं जो सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 के अंदर बताए गए हैं, जिनके रिलेशंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर बोर्ड की कंसेंट लेना जरूरी है यदि आप इन ट्रांजैक्शंस को करना चाहते हैं। और किसी भी कंपनी की बात कर लें, यह प्रोविजन सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। हां, इसके प्रोवाइजो जो हैं आगे जाकर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो वो गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई नहीं होगा। 188(1) का सेकंड प्रोवाइजो वो प्राइवेट कंपनी पर भी अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी पर भी अप्लाई नहीं होगा। बट 188(1) के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। 188(1) तो सभी पर अप्लाई होगा, प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा, वो एक अलग बात है। 188(1) सब पर अप्लाई होगा। सो नाउ ये बात हो गई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करने की, यदि एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किया जा रहा है बाय द कंपनी। और ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट 7 टाइप्स के हैं। आपको कोशिश करके इनके क्लॉज नंबर तक को भी याद रखना चाहिए। क्लॉज ए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लॉज ए सेल, परचेज और सप्लाई किसका? गुड्स और मटेरियल का। क्लॉज बी सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्लॉज सी लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्लॉज डी अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज। क्लॉज ई अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। क्लॉज एफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड लास्ट वन अंडर राइटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी और डेरिवेटिव। इन 7 ट्रांजैक्शंस को यदि आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बोर्ड की कंसेंट लेना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब मैं आपको सबसे पहले तो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इसी 188(1) के अंदर जो ये वर्ड यूज किया गया, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, और रूल नंबर 15 में जो 2 कंडीशंस बताई गई, वो ये 2 बातें मैं अब आपको कवर अप करा रहा हूं। पहले मीनिंग ऑफ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एनी ऑफिस or place where such office or place is held by। ये ऑफिस और प्लेस किसने हेल्ड किया हुआ है? पहला केस, एक डायरेक्टर ने, यदि ऑफिस को एक डायरेक्टर ने होल्ड किया हुआ है और डायरेक्टर holding the office receives from the company anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as the director by way of salary, fees, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise, किसी भी तरीके से। इट मीन्स यदि एक कंपनी अपने किसी डायरेक्टर को किसी और काम के लिए अपॉइंट करती है, एंगेज करती है, और उसको उस काम के लिए जो डायरेक्टर का उसका रेम्यूनरेशन है उसके ऊपर जाकर के कोई भी अमाउंट पे करती है, तो हम कहेंगे कि वो डायरेक्टर एक ऑफिस होल्ड कर रहा है जो ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। डायरेक्टर इज आल्सो ए रिलेटेड पार्टी, अभी पढ़ा। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 76 में सबसे पहला पॉइंट ही क्या है? डायरेक्टर
डायरेक्टर और उसके रिश्तेदार। ओके, यदि डायरेक्टर, मान लो यदि आप किसी डायरेक्टर को कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए? लॉ की कंप्लायंस के लिए। और आप इसके लिए इस डायरेक्टर को, वैसे तो डायरेक्टर 2% ऑफ प्रॉफिट लेता था एज ए डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, 2% ऑफ प्रॉफिट। कंपनी सेक्रेटरी का काम करने के लिए इसने कहा मैं 50,000 रुपए पर मंथ और लूंगा। तो क्या ये अमाउंट इसको ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन एज ए डायरेक्टर मिल रहा है? यस। तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। अब मान लो डायरेक्टर है ये ए कंपनी में, ए लिमिटेड में डायरेक्टर है, इसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा रहा है। कहां पर? ए लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी में। सब्सिडियरी कंपनी अपनी कंपनी में इस डायरेक्टर को एज ए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रही है। हमने अभी पढ़ा क्लॉज नंबर एफ, उसने क्या कहा? अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट बाय हुम, ईदर बाय द कंपनी और बाय द सब्सिडियरी और बाय द एसोसिएट, और बाय एसोसिएट। तो अब क्या यहां पर रेम्यूनरेशन मिलेगा? लेट से रेम्यूनरेशन मिल रहा है 50,000 रुपए पर मंथ। तो क्या ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट होगा एस लिमिटेड के अंदर? यस। क्या इसकी परमिशन एस लिमिटेड को अपने बोर्ड की मीटिंग में लेनी पड़ेगी? बोर्ड की कंसेंट जरूरी है? यस। क्यों? क्योंकि ये पर्सन, ये डायरेक्टर एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर बात की गई एन इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर। इस पॉइंट का ध्यान रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। जब ये अपॉइंटमेंट सब्सिडियरी की जगह होल्डिंग में हुई थी, सब्सिडियरी की जगह होल्डिंग में हुई थी। ध्यान रखना होल्डिंग वर्ड का, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब डिस्कस करूंगा फिर वापस। नंबर 2, अब अपॉइंटमेंट किसकी हो रही है? अब ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट को कौन होल्ड कर रहा है? When such office or place is held by an individual other than director or any firm, private company or other body corporate। क्या फर्म, प्राइवेट कंपनी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी रिलेटेड पर्सन हो सकती है? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन फिर वापस आपको दिखा देता हूं। अ फर्म इन विच ए डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। A private company in which a director or manager or the relative is a member or director। Any body corporate जिसके board of director, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the directions of director or manager of the company। Okay, like कोई firm, private company या other body corporate, let's say एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने किसी प्राइवेट कंपनी को अपना कंसल्टेंट अपॉइंट किया। आर्टिफिशियल पर्सन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं एक कंपनी की कैपेसिटी में, फर्म की कैपेसिटी में, एलएलपी की कैपेसिटी में। यदि आपने अपने किसी ऑफिस के अंदर अपॉइंटमेंट की है किसी फर्म की, किसी कंपनी की, किसी बॉडी कॉर्पोरेट की, और उसके लिए आप उनको कुछ भी दे रहे हैं, इफ द इंडिविजुअल, यदि वो इंडिविजुअल है तो, or the firm, private company or body corporate holding the office receives from the company anything by way of remuneration, salary, fees, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise। अब देखो जरा, दो पार्ट मैंने करे हैं इस डेफिनेशन के। इस डेफिनेशन के मैंने दो पार्ट करे हैं मीनिंग ऑफ ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट के। Any office or place where such place or office is held by। कैटेगरी 1 में मैंने लिया डायरेक्टर को, और कैटेगरी 2 में एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर या फिर एनी फर्म, प्राइवेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये तो हो गया कौन सा पर्सन
इन ऑफिस को होल्ड कर रहा है। आगे सेम चीजें चलेंगी। इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट, इफ द इंडिविजुअल फर्म, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग इट receives from the company anything by way of remuneration, by way of salary, fees, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise, salary, fees, commission, perquisite, any rent free accommodation or otherwise। डायरेक्टर के केस में ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कंपनी में डायरेक्टर है, आप उसको कोई एडिशनल एंगेजमेंट पर एंगेज कर रहे हैं, एडिशनल असाइनमेंट दे रहे हैं, तो इस रिलेशन में एज ए डायरेक्टर जो आप ले रहे हैं उसके ओवर एंड अबव कुछ लेते हो, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। बट इन केसेस के अंदर क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कंपनी के साथ एंगेज नहीं थे, कोई कंसीडरेशन ये ले नहीं रहे थे, तो ये वाला जो पार्ट है ओवर एंड अबव का, ये यहां पर नहीं आया। So, this is the meaning of the term office or place of profit। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वापिस चलते हैं सेक्शन 188(1) पर। सेक्शन 188(1) ने क्या कहा था? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड गिवन बाय अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। चलो जी, आ जाओ अब इन कंडीशंस के ऊपर। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। अब वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन बताई गई है रूल नंबर 15 के अंदर। दो कंडीशन है। नंबर 1, बोर्ड मीटिंग के एजेंडा आइटम के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स का डिस्क्लोज होना जरूरी है। एंड नंबर 2, यदि इस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में किसी डायरेक्टर का अपना कोई इंटरेस्ट है, तो ये डायरेक्टर जब इस एजेंडा आइटम की डिस्कशन होगी जब इस एजेंडा आइटम को डिस्कस किया जाएगा इन द मीटिंग, तो ये उस टाइम पर मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। अ कंपनी रीडिंग के लिए है बस, इसमें कोई लर्न करने वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आएगा, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अदरवाइज सेक्शन 188 के अंदर अपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फ्रेम करना मुझे नहीं लगता क्वेश्चन फ्रेम होगा। अ कंपनी शेल enter into any contract or arrangement with a related party subject to following conditions। और वो conditions क्या है? नंबर 1, agenda of board meeting at which the resolution is proposed to be moved shall disclose below mentioned particulars। अब ये particulars हैं इन जनरल, आप इनको याद करना चाहो कर लो, रीड करके छोड़ना चाहो छोड़ दो। मेरी ओपिनियन में रीडिंग सफिशिएंट है। जनरल पर्टिकुलर्स है, रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, उसके साथ क्या रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर, ड्यूरेशन, पर्टिकुलर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की मटेरियल टर्म्स क्या है, कैसे वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है, हाउ द प्राइजेस आर बीइंग डिटरमाइंड, हाउ द अदर कमर्शियल टर्म्स आर एग्रीड अपॉन, एंड ऑल अदर फैक्टर्स विच आर टू बी कंसीडर्ड, और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट सीम्स इंपॉर्टेंट और मटेरियल फॉर द बोर्ड। सो इनमें डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि जनरल पॉइंट्स हैं सारे, आप इनको रीड करके छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। जो रूल 15 की दूसरी कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। रूल नंबर 15 की दूसरी कंडीशन है, वेयर एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद अ रिलेटेड पार्टी, सच डायरेक्टर shall not be present at the meeting during the discussions on the subject matter of the resolution to such contract or arrangement। तो यदि कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है इस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में, तो ये डायरेक्टर इंश्योर करे कि जब मीटिंग में इस एजेंडा आइटम को डिस्कस किया जा रहा है वो मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं होगा। बिसाइड्स, ना वो मीटिंग में प्रेजेंट होगा, ना उसकी पार्टिसिपेशन होगी, ना ही उसका वोट होगा उसके ऊपर। सो रूल 15 ने सीधी बात खत्म कर दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में, क्लियर करके आप प्रेजेंट ही नहीं होंगे, ना आप प्रेजेंट होंगे, ना आप पार्टिसिपेट करेंगे, ना ही आपका कोई वोट होगा उस समय। सो ये हो गया अब रूल नंबर 15 के अंदर बताई गई जो कंडीशंस थी। तो आई थिंक सो ये सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया।
रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब इसके बाद फिर मैंने आपको बताया सेक्शन 188 के अंदर 5 प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो 1 वो बताता है कब कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने की रिक्वायरमेंट आएगी। चलिए अब उसकी बात करते हैं। प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय अ रेजोल्यूशन shall be required to enter into a transaction as contract or arrangement with respect to clause A to E। अब आपको ध्यान आ जाने चाहिए वापस से ये क्लॉज A to E, ये फिर मैं आपको रिवाइज करा दूंगा इसी के साथ साथ। विद क्राइटेरिया एज मेंशन्ड बिलो। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 ने तो सिंपल ये लाइन दी थी प्रोवाइजो ने, प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय अ रेजोल्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड। रूल नंबर 15 इसने ये थ्रेशोल्ड लिमिट बता दी अब अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में। पॉइंट नंबर 1 इसने कहा यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट किस चीज का है, सेल परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली, मींस मैंने किसकी बात कर ली, सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर ए की, और थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, ये काम आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो, तो इसका मतलब मैंने 188 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर ई की भी बात कर ली। क्लॉज नंबर ई में था अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट फॉर परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और मटेरियल्स। देन थ्रेशोल्ड है 10% ऑफ टर्नओवर और मोर। कंपनी की पिछले साल की लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो टर्नओवर है उसके 10% या उससे ज्यादा है, इन दैट केस आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी लेनी पड़ेगी बाय अ रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन के आगे स्पेशल नहीं लिखा तो इस रेजोल्यूशन की नेचर क्या होगी, इस रेजोल्यूशन की नेचर होगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। और जब मैंने आपको इनिशियली ये डिस्कशन कराई थी तब भी मैंने ए बी सी डी इनके नीचे ई लिखा था। तो अब इसमें जो डिफरेंस मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि एक वर्ड आ गया आपका गुड्स और मटेरियल और दूसरा वर्ड आ गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, और इसके लिए देखिए थ्रेशोल्ड क्या है, 10% ऑफ नेटवर्थ। अर्लियर इनमें यहां पर एक लिमिट और लिखी हुई होती थी 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस, जिसको डिलीट कर दिया गया है। यह अमेंडमेंट है रूल नंबर 15 की। सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर। सेकेंड पॉइंट में भी और ₹100 करोड़ विच एवर इज लोअर हट गया। थर्ड पॉइंट में 10% और मोर ऑफ नेटवर्थ, लीजिंग वाले पॉइंट में नेटवर्थ यूज होता था पहले, टर्नओवर भी थी, नेटवर्थ भी थी और लिमिट भी थी 100 करोड़ की। अब इसको सिंपल कर दिया इन्होंने, बिल्कुल कहा कि लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मींस सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की ट्रांजैक्शन की बात कर ली, 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर। फोर्थ, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट अमाउंटिंग टू 10% ऑफ मोर ऑफ टर्नओवर। यहां पर फिर वही बात आ गई, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, और फिर एजेंट की बात आ गई तो एजेंट के साथ कौन सा क्लॉज लग गया, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई लग गया। सुनो, एक ट्रांजैक्शन को छोड़कर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड की सेल, बाइंग, डिस्पोजल
जहां पर नेट वर्थ वर्ड को यूज किया गया है, बाकी सब जगह पर थ्रेशोल्ड क्या चल रहा है, टर्नओवर। तो यदि रिलेटेड पार्टी के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस अरेंजमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है वो 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर कौन सी, पिछले साल की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो टर्नओवर है या जो नेटवर्थ है उसके 10% या उससे ज्यादा हो जाती है, देन प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय अ रेजोल्यूशन शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड। सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 इसने कहा बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्लॉज ए टू क्लॉज जी तक, 7 क्लॉजेज है ना, ए टू जी। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी की जनरल मीटिंग में चाहिए या नहीं चाहिए वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, क्या रूल नंबर 15 के अंदर जो थ्रेशोल्ड बताई गई हैं वो अचीव हो रही है क्या। यदि आपकी ट्रांजैक्शन इन थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही हैं, इन दैट केस फिर आपको कंपनी की जनरल मीटिंग में इसकी एक अप्रूवल चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। 4, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी, सब्सिडियरी और एसोसिएट यदि मंथली रेम्यूनरेशन 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा का है। तो यहां पर अब कौन से क्लॉज की डिस्कशन आ गई, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ की, क्लॉज एफ की। यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखना। लॉ में इस तरीके की छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं कि कहीं पर इक्वल टू और मोर कर दिया, कहीं पे खाली एक्सीडिंग कर दिया। इक्वल टू भी कर देते या ऊपर सारी जगह इक्वल टू का साइन हटा देते। लास्ट, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यदि रेम्यूनरेशन, यहां पर फिर नेटवर्थ यूज किया गया, यदि अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है और रेम्यूनरेशन नेटवर्थ के 1%, नेटवर्थ के 1% से ज्यादा है, देन आल्सो कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराने की रिक्वायरमेंट है। सो ये रूल नंबर 15 के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स थे हमारे, इनके अंदर ये अमेंडमेंट है। जो पहले लिमिट के साथ कंपेयर किया जाता था और विच एवर इज लोअर लिया जाता था, अब वो चीज नहीं रही है। इनके ऊपर मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं, तो अब उन एग्जाम्पल को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। कॉलम 2 में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, कॉलम 3 में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, फिर क्या बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए अंडर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, वेदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो एंड रिमार्क्स। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है डायरेक्टर का रिलेटिव, ट्रांजैक्शन किस चीज की है, सेल ऑफ गुड्स। क्या सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 में फॉल करती है, जी हां। कौन से क्लॉज में, अब ये क्लॉज याद करते चलना है आपको, ए टू जी क्लॉज ए में आता है, क्लॉज ए में 188 1A में सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन तो रिक्वायर्ड है, चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो के ऊपर। रूल नंबर 15 देख लो। रूल नंबर 15 कहता है क्या कंपनी की टर्नओवर 1 करोड़ है, इसका कितने परसेंट, 10%, 10% बन गया 10 लाख। क्या ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है, जवाब आता है नहीं। ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब OR नॉट रिक्वायर्ड। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की आपको कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
सब्सिडियरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, सब्सिडियरी कंपनी के साथ। तो एक कंपनी होल्डिंग है, दूसरी सब्सिडियरी है, और दोनों क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी हो गई। सेल हुआ है 5 करोड़ रुपए का, एक ने बेचा है तो दूसरे ने खरीदा भी तो होगा। होल्डिंग कंपनी की टर्नओवर है 60 करोड़ रुपए, होल्डिंग कंपनी की, और सब्सिडियरी कंपनी की टर्नओवर है 40 करोड़ रुपए। होल्डिंग कंपनी के रेफरेंस में यदि मैं बात करूं, क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स? यस, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। क्या सब्सिडियरी कंपनी के रेफरेंस में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? डेफिनेटली यस। वो तो जब अपॉइंटमेंट इन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट आएगा वहां पर होल्डिंग का चक्कर पड़ता है, अदरवाइज तो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं सारी। तो अब देखो, बोर्ड रेजोल्यूशन तो दोनों ही कंपनीज में चाहिएगा, लेकिन कंपनी की जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। होल्डिंग कंपनी की टर्नओवर है पिछले साल की 60 करोड़, ट्रांजैक्शन हुई है 5 करोड़ रुपए की, 60 करोड़ का 10% 6 करोड़, ये ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रही, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन सब्सिडियरी की टर्नओवर है 40 करोड़ रुपीस की, और 40 करोड़ रुपीस का 10% वो बनता है 4 करोड़, और ये ट्रांजैक्शन 4 करोड़ रुपए को क्रॉस कर रही है। रिजल्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सब्सिडियरी में रिक्वायर्ड है, सब्सिडियरी में रिक्वायर्ड है। तो एग्जाम में यदि होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन आ जाए तो दोनों कंपनी के रेफरेंस से अपने आंसर को दीजिएगा। 4 पॉइंट बन गए। बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन होल्डिंग कंपनी, बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन सब्सिडियरी कंपनी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड इन होल्डिंग कंपनी एज द ट्रांजैक्शन वैल्यू डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द होल्डिंग कंपनी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी बिकॉज ट्रांजैक्शन एक्सीड्स 10%। और एग्जैक्ट 10% भी होता, एग्जैक्ट 10% भी होता तब भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर का साइन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर रिलेटिव का केस आ गया, इंडिविजुअल की बात हो गई। इंडिविजुअल की सेल हुई 15 करोड़ की, कंपनी की टर्नओवर है 170 करोड़ की, कंपनी की टर्नओवर है 170 करोड़ की, 170 का 10% बन गया 17 करोड़। ट्रांजैक्शन 10% के नीचे है, इट इज बिलो 10% ऑफ टर्नओवर। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, क्यों? लेकिन क्योंकि सेल हुई है, 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर फॉल करता है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। इसी ईयर में फर्दर एक और सेल हो गई, इसी ईयर में 5 करोड़ रुपए की। अब देखो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 20 करोड़। क्या 20 करोड़ 17 करोड़ को क्रॉस कर रहा है? डेफिनेटली क्रॉस कर रहा है। क्या अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिएगा? अब चाहिएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए जब आप ये 5 करोड़ की सेल कर रहे हो, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए। रीजन, एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स लिमिट, एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स लिमिट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रिलेटिव का है। रिलेटिव ए, रिलेटिव बी, दो अलग अलग रिलेटिव। सेल ऑफ गुड्स 15 करोड़, फर्दर सेल 1.5, फिर फर्दर सेल 2 करोड़, टर्नओवर 170 करोड़। 170 करोड़ रुपीस का 10% क्या बन गया, 17 करोड़। 15 करोड़ सेल है, सेल है, बोर्ड रेजोल्यूशन तो तीनों जगह रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रही है? नहीं हो रही। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए। 15 प्लस 1.5 16.5, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए। 16.5 प्लस 2 18.5, अब 17 करोड़ क्रॉस हो गया, अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिएगा, अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। रिलेटिव बी, इसको बेची गई है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बी, प्रॉपर्टी बेची गई है डायरेक्टर के किसी रिश्तेदार को। नेट वर्थ का केस चलेगा प्रॉपर्टी के केस में 100 करोड़। 100 करोड़, 100 करोड़ का कितना, 10%, 10 करोड़। सेल ऑफ प्रॉपर्टी 8 करोड़, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। 3 करोड़ की और प्रॉपर्टी बेच दी गई, 8 प्लस 3 टोटल हो गया 11। 11 करोड़ 10 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, लेकिन सेल है प्रॉपर्टी का, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, 8 प्लस 3 11, 11 एक्सीड्स 10। आगे बढ़ते हैं।
सब्सिडियरी कंपनी को 101 करोड़ रुपए की एक ट्रांजैक्शन हुई है सेल की। होल्डिंग ने बेचा, सब्सिडियरी ने खरीदा, दोनों के लिए ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। बोर्ड रेजोल्यूशन दोनों जगह पर चाहिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यदि ये अमेंडमेंट ना हुई होती, यदि ये अमेंडमेंट ना हुई होती 100 करोड़ वाली लिमिट की, तो बिना टर्नओवर के भी मैं कह देता ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। क्यों? 101 करोड़ रुपए की सेल हुई, 101 करोड़ रुपए की सेल है। अब वो टर्नओवर कितनी है अब मुझे देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो लिमिट है, अब जो लिमिट बताई गई है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ टर्नओवर पर है। पहले प्रोविजन क्या था? देखो, पहले प्रोविजन था 10% ऑफ टर्नओवर और 100 करोड़ विच एवर इज लोअर। यदि आपकी ट्रांजैक्शन इनके लोअर को क्रॉस कर जाती है, यदि टर्नओवर 500 करोड़ होती तो 500 का 10% 50 और 100 विच एवर इज लोअर 50 को क्रॉस करें। मान लो टर्नओवर है 5000 करोड़, 5000 का 10% 500, 500 और 100 विच एवर इज लोअर 100 करोड़ रुपए से ऊपर होते ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता था पुराने प्रोविजन में, पुराने प्रोविजन में। बट नए प्रोविजन में अब आपकी ये जो 100 करोड़ की लिमिट है ये हट चुकी है। तो पहले तो मैं यहां पर क्लियरली लिख देता था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन 100 करोड़ को क्रॉस कर रही है। वट एवर इज द टर्नओवर मैटर नहीं करता था मेरे लिए। लेकिन क्योंकि अब 100 करोड़ डिलीट हो चुका है, अमेंडमेंट आ चुकी है, रिजल्ट इसका आंसर टर्नओवर के बिना नहीं दिया जा सकता। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन टर्नओवर। ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट है मेन। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। अब ट्रांजैक्शन हो रही है डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ और उसको सेल मैनेजर अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट की गई है एज अ सेल्स मैनेजर। ओके, किस रेम्यूनरेशन पर? 1.5 लाख पर मंथ पर। यदि डायरेक्टर को ही आप अपॉइंट करते हैं तो क्या आप डायरेक्टर को ओवर एंड अबव दे रहे हैं? अब उस डेफिनेशन को देखने की जरूरत पड़ जाती है। क्या आप डायरेक्टर को ओवर एंड अबव दे रहे हो, लेकिन डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन है, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, वहां पर तो एनीथिंग, कुछ भी दे रहे हो आप। ओके, 1.5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। ये सेक्शन 188 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ में फॉल कर गई ट्रांजैक्शन। अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। लेकिन क्या रूल नंबर 15 में लिमिट क्रॉस हो रही है? 2.5 लाख से ज्यादा है? नहीं। रिजल्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। और बोर्ड रेजोल्यूशन क्यों रिक्वायर्ड था? इट इज ए ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन यदि रेम्यूनरेशन होता 2.6 लाख पर मंथ, मींस 2.5 लाख से ज्यादा, तब बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए क्योंकि ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चाहिए। रीजन, रूल 15 की थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रही है। लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं। कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन की जा रही है और डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है एज द कंपनी सेक्रेटरी। तीनों केसेस देखते हुए सोचिए क्या ये आंसर सही है? पहला पॉइंट है, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं दिया जा रहा, मींस ओवर एंड अबव जो रेम्यूनरेशन आपको एज ए डायरेक्टर मिलता था उसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो बोर्ड रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए। नॉट एन ऑफिस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी नहीं चाहिए। लेकिन जब रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव मिल जाए, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिल रहा है 1.75 लाख का, तो ठीक है,
फिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा और आपको बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट है? अभी नहीं है, क्योंकि रेम्यूनरेशन 2.5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन यदि रेम्यूनरेशन 3 लाख रुपए पर मंथ होता, इन दैट केस बोर्ड के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट आ जाती। बोर्ड के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट आती। सो ये एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के हैं, जो स्टडी मटेरियल के अंदर भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं इसके अंदर, आरटीपीस के, पास्ट एग्जाम्स के, एज वेल एज मॉक टेस्ट पेपर के। तो इसमें सारे क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं कि एक डायरेक्टर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपको केस स्टडी सारी कवर अप करनी है बुक में से। मैं एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट करा दूं तो इसके एक दो लेटेस्ट क्वेश्चन मैं भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो नाउ अब देखिए, इन प्रोविजंस के साथ मेरा रिलेटेड पार्टी का जो सेकंड पॉइंट था वो भी कवर हो गया। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 अलॉन्ग विद रूल नंबर 15। अमेंडमेंट्स वाला पार्ट यहीं तक था। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को अमेंडमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि मैं अमेंडमेंट्स वाले स्टूडेंट्स को भी यही क्लास दे रहा हूं, वो इसके बाद के टॉपिक्स को छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने पढ़े हुए हैं। छोड़ना मतलब क्लास ना करना चाहें अटेंड, तो एग्जाम के लिए तो करना ही है, क्योंकि उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को करना चाहो कवर अप कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मेरा 188 का थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है और थर्ड पार्ट के अंदर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन 4 रिमेनिंग प्रोवाइजो को हमें कवर अप करना है। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि कंपनी का कोई भी मेंबर यदि वो रिलेटेड पार्टी है किसी ट्रांजैक्शन के अंदर और कंपनी की जनरल मीटिंग में वोटिंग चल रही है, तो वो उस रेजोल्यूशन के ऊपर उस रेजोल्यूशन की फेवर में अप्रूवल के लिए वोट नहीं डाल सकता। नो मेंबर ऑफ कंपनी शैल वोट ऑन सच रेजोल्यूशन टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 subsection 1, that is ordinary resolution in the general meeting of the company, to approve any contract or arrangement which may be entered into by the company, यदि ये मेंबर एक related party है, if the member is a related party। however, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा प्राइवेट कंपनी के केस में, एज वेल एज एक गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, एक छोटी सी एग्जम्पशन और है, मैंने नोट्स में तो कवर नहीं की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको एक बार बुक में से रिवाइज करा देता हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने नोट्स में से कवर नहीं की। नोट्स का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, वो उन टॉपिक्स को कवर अप करना जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी पेनल्टीज है जो एग्जाम के लिए मुझे रेलिवेंट नहीं लगता, और इतनी चीजों को आप ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। तो बेशक कोई एग्जम्पशन है लेकिन रेलिवेंट नहीं लगती तो मैं क्लास नोट्स में उनको कवर नहीं करता। हाँ, बुक में सब मिलेगा आपको, तो बुक में से मैं आपको वो एग्जम्पशन करा देता हूं। पहली एग्जम्पशन तो है सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोवाइजो के रेफरेंस में, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। कब? In case of a government company in respect of contracts or arrangement entered into by the company with any other government company। यदि गवर्नमेंट कंपनी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ या इनके किसी कॉम्बिनेशन के साथ करती है, या फिर it shall not apply to a government company other than a listed company in respect of contracts or arrangement other than those referred to in clause A
in case such company obtains approval of the ministry or department of the central government, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है इस कंपनी की और द स्टेट गवर्नमेंट, मींस यदि एक गवर्नमेंट कंपनी है और अनलिस्टेड है, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, बेशक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले आओ। यदि एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है, कौन से? इनको छोड़कर अदर देन रेफर्ड इन क्लॉज ए, और क्लॉज ए में आपको ध्यान हो तो ये ए टू ई वाले सारी चीजें आ जाती है, ए टू ई वाली 188(1) के ए टू ई वाली। इन केस सच कंपनी ऑब्टेन्स अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है। मींस यदि अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी ने ट्रांजैक्शन की है किसी रिलेटेड पार्टी के साथ, और उसके लिए उन्होंने कंसर्न मिनिस्ट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट की, या फिर यदि ये स्टेट ओन्ड कंपनी है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले ली, इट्स ओके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 188 सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो, जो मैंने अभी कहा कि एक मेंबर वोट नहीं करेगा उन्हें रेजोल्यूशन टू अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी इन द जनरल मीटिंग इफ द मेंबर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अ रिलेटेड पार्टी। प्राइवेट कंपनी पर इंपॉर्टेंट था, मैंने नोट्स में ही कवर कर दिया। इसके अलावा एक गवर्नमेंट कंपनी यदि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है विद अदर गवर्नमेंट कंपनी, सीजी और एसजी और एनी कॉम्बिनेशन, या फिर एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट यदि मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले ली गई है तो। और फिर 137 और 92 इसकी कंप्लायंस तो आपको देखनी ही देखनी है। तो जो एग्जम्पशन है मेन वो मैंने नोट्स में डाल दी है प्राइवेट कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्लॉज और थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, ये क्या कहता है? जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है अंडर सेकंड प्रोवाइजो कि एक पर्सन यदि कंपनी का मेंबर है और रिलेटेड पार्टी है तो वो वोट नहीं करेगा किस पर? अप्रूवल ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट दैट मे बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विद द रिलेटेड पार्टी। बट यदि कंपनी के 90% या उससे ज्यादा मेंबर प्रमोटर्स के रिश्तेदार हैं या रिलेटेड पार्टीज हैं, फिर कहते हैं सेकंड प्रोवाइजो की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। सेकंड प्रोवाइजो की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। सेकंड और थर्ड प्रोवाइजो के ऊपर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहां पर। इनके क्वेश्चन तो शायद ही कभी एग्जाम में आए हों, बट इनका एग्जाम्पल मैंने लिया है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा यदि आएगा तो। A private limited company enters into a contract with one of its directors for sale or purchase of goods. सेल और परचेज ऑफ गुड्स, क्या ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांसेक्शन है? बिल्कुल है। ट्रांसेक्शन वैल्यू एक्सीड करती है 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, कंपनी की टर्नओवर के 10% को एक्सीड करती है। वेदर द डायरेक्टर who is also a member can vote on such resolution to approve the contract। अभी पढ़ा ना, कोई भी मेंबर वोट नहीं कर सकता टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विच मे बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, यदि ये मेंबर खुद एक रिलेटेड पार्टी हो तो। डायरेक्टर तो रिलेटेड पार्टी है, अब डायरेक्टर मेंबर की कैपेसिटी में वोट करना चाह रहा है, किस लिए? टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। जवाब क्या होगा? क्या ये मेंबर वोट कर सकता है? जवाब इस प्रोविजो को देखोगे नहीं कर सकता, लेकिन इस नोट को देखोगे फिर कहोगे हां हां कर सकता है। यही चीज एग्जाम में ध्यान रखनी है। एग्जम्पशन है प्राइवेट कंपनीज पर, यह सेकंड प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होता। यस, बीइंग अ केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइडेड
सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 92 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद द आरओसी, उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो। 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, 92 एनुअल रिटर्न का, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्जम्पशन के तो ये कंडीशन हमेशा आपको याद रखनी ही है। दूसरा एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड। अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, इसके 10 मेंबर हैं और सारे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन ऑफ द डायरेक्टर, और वो डायरेक्टर भी मेंबर है। क्या मेंबर रिलेटिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन अप्रूव द ट्रांजैक्शन इन जनरल मीटिंग? थर्ड प्रोवाइजो देखो, थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है कि यदि 90% या उससे ज्यादा मेंबर्स इन नंबर रिलेटिव के, प्रमोटर के रिलेटिव हैं या रिलेटेड पार्टीज हैं, देन सेकंड प्रोवाइजो की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। अब सेकंड प्रोवाइजो क्या था? सेकंड प्रोवाइजो कह रहा था कि मेंबर यदि रिलेटेड पार्टी है तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट को अप्रूव करने के लिए अपना वोट नहीं डाल सकता। लेकिन अब जो हमारा थर्ड प्रोवाइजो है उसने कहा सेकंड प्रोवाइजो की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। कब? यदि 90% या उससे ज्यादा मेंबर प्रमोटर के रिलेटिव हैं या रिलेटेड पार्टीज हैं। मैंने कहा 10 मेंबर हैं और सारे रिलेटिव हैं। क्या मेंबर हु आर द रिलेटिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैन अप्रूव द ट्रांजैक्शन इन जनरल मीटिंग? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड प्रोवाइजो रोकता है, थर्ड प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो की रुकावट को हटाता है। कब? यदि 90% और मोर मेंबर्स आर द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर्स और आर रिलेटेड पार्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 के फोर्थ प्रोवाइजो के ऊपर, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 188(1). अब इसने प्रोवाइजो नहीं लिखा, इसने सीधा सेक्शन 188(1) लिखा। shall apply to any transaction entered into by the company in its ordinary course of business other than the transactions which are not on arm length basis। इसको सीधी भाषा में भी लिख सकते थे, यदि ये ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हुई है तो। मींस यदि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर नहीं हुई, अदर देन द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट ऑन आर्म लेंथ प्राइस, यदि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही हैं, इन दैट केस 188(1) shall not apply। इसका मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आर्म लेंथ प्राइस पर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, देन 188(1) अप्लाई होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिएगा, और यदि थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है रूल 15 में बताई हुई, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी रिक्वायर्ड होगा। सो नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 shall apply to any transaction entered into by the company in ordinary course of business other than transactions which are not on arm length basis। other than को हटा दो, नोट को हटा दो। दैट मीन्स यदि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पर हो रही है तो 188(1) अप्लाई नहीं होगा। सिंपल भाषा में यह कहा जा सकता था, जो इन्होंने अदर देन और नोट लगा करके थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। अदर देन और नोट, एक तरफ एक्सेप्ट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सेप्शन को हटा रहे हैं, नोट। तो यदि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हुई, इट मींस बोर्ड अप्रूवल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आर्म लेंथ प्राइस क्या है? रीजनेबल मार्केट प्राइस, एक ट्रांजैक्शन का रीजनेबल मार्केट प्राइस विद ए अनरिलेटेड पार्टी, यह हो गया हमारा फोर्थ प्रोवाइजो। अब आ जाते हैं इसके लास्ट प्रोवाइजो के ऊपर। इसका लास्ट प्रोवाइजो कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो। अब फर्स्ट प्रोवाइजो में कौन सा रेजोल्यूशन है? OR है। शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ट्रांजैक्शन
जो एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी के साथ कर रही है। फॉर ट्रांसेक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन अ होल्डिंग एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी, कंडीशन है होली ओन्ड सब्सिडियरी के अकाउंट्स कंसोलिडेट किए जा रहे हैं इन द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval. So ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रोवाइजो एंड ऑल अबाउट सेक्शन 188 सबसेक्शन 1. सो अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन बहुत फास्टली 188(1) की सेक्शन 188 सब सेक्शन 1, इसने हमें क्या प्रोविजन दिए? इसने कहा बोर्ड की कंसेंट इन मीटिंग ऑफ द बोर्ड रिक्वायर्ड होगी एक रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के अंदर, यदि वो कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट इन 7 क्लॉजेज में कहीं पर भी फॉल कर जाता है तो। ये 7 क्लॉजेज क्या है? सेल और परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजल और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, availing or rendering of any services, then clause E ये क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट, किस लिए? फॉर सेल, परचेज, सप्लाई और रेंडरिंग ऑफ any goods, material, services, property of any kind. क्लॉज F इसने क्या कहा? क्लॉज F ने कहा अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स, और लास्ट आ गया अंडर राइटिंग का, अंडर राइटिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी और डेरिवेटिव। और ये बोर्ड इसको अप्रूव करेगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और कंडीशंस कितनी हैं? 2 कंडीशन है जो किसने लगा रखी हैं? रूल नंबर 15 ने। नंबर 1, एजेंडा के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स का होना जरूरी है, एंड नंबर 2, यदि कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो प्रेजेंट नहीं होगा इन द मीटिंग एट द टाइम when this agenda item is being discussed. Now, इसके बाद सेक्शन 188(1) के अंदर 5 प्रोवाइजो आ गए। फर्स्ट प्रोवाइजो इसने कहा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा इन जनरल मीटिंग, लेकिन इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रूल नंबर 15 ने बता दी। रूल नंबर 15 ने इन क्लॉजेस के लिए क्या क्या लिमिट बताई? 188(1)(a) के रेफरेंस में 188(1)(a प्लस E 10% ऑफ टर्नओवर या उससे ज्यादा, 188(1)(b प्लस E 10% ऑफ नेटवर्थ या उससे ज्यादा, 188(1)(c 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, 188(1)(d प्लस E 10% और मोर ऑफ टर्नओवर, 188(1)(f 2.5 लाख एक्सीडिंग, 188(1)(g एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्थ। ये लिमिट फर्स्ट प्रोवाइजो ने लगा दी। नाउ अब इसके बाद 188 सब सेक्शन 1 इसका सेकेंड प्रोवाइजो, इसने कहा यदि एक मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो वो वोट नहीं कर सकता फॉर अप्रूवल ऑफ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस इन द जनरल मीटिंग, वो वोट नहीं कर पाएगा।
थर्ड प्रोवाइजो ने कहा सेकंड प्रोवाइजो की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी यदि 90% या उससे ज्यादा मेंबर रिलेटेड पार्टी हैं या प्रमोटर्स के रिलेटिव हैं। फोर्थ प्रोवाइजो, इसने क्या कहा? इसने कहा यदि एक ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर हुई है देन 188(1) ही अप्लाई नहीं होगा, मींस बोर्ड अप्रूवल भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। फिफ्थ प्रोवाइजो, इसने क्या कहा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, 188(1) का फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा, 188(1) का फर्स्ट प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा यदि ट्रांजैक्शन होल्डिंग और इसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी के बीच में चल रही है। तो ये हमारी सारी की सारी डिस्कशन थी ओवर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 के ऊपर। अब बढ़ते हैं इसके कुछ और छोटे छोटे सेक्शंस के ऊपर। सेक्शन 188 सब सेक्शन 2, ये क्या कहता है? बहुत सिंपल से पॉइंट है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो भी सेक्शन 188(1) के अंदर हुआ है उसको आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर रेफर करेंगे, जो बोर्ड रिपोर्ट मेंबर को दी जाती है along with the justification for entering into such contract। फिर बात आ जाएगी सेक्शन 188 सबसेक्शन 3 की। 188 सबसेक्शन 3, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट किया किसने? किसी डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने। और वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां बोर्ड की अप्रूवल चाहिए थी या जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए थी, वो कंसेंट नहीं ली गई। ठीक है, कंसेंट नहीं ली, ओके, लेकिन ट्रांजैक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर इसको रेटिफाई करा लो। जहां पर खाली बोर्ड की जरूरत थी बोर्ड से रेटिफाई करा लो, जहां पर बोर्ड एज वेल एज जनरल मीटिंग की जरूरत थी वहां पर दोनों से रेटिफाई कराओ। एंड इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड और एज द केस में बी बाय द शेयर होल्डर, कितने पीरियड में? विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू। 3 महीने में भी आपने इसको रेटिफाई नहीं कराया, देन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा? वॉइड एबल। किसकी ऑप्शन पर? जिसकी अप्रूवल आनी थी फाइनल, या तो बोर्ड की फाइनल अप्रूवल थी, थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रही, तो कंपनी की फाइनल अप्रूवल थी, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रही थी, तो बोर्ड और एज द केस में बी ऑफ द शेयर होल्डर। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एबल मानेंगे एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड और शेयर होल्डर। और यदि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टर के अपने इंटरेस्ट थे या इस कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण कंपनी को कोई लॉस हुआ है, इस लॉस की भरपाई इस डायरेक्टर से करवा ली जाएगी। The director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by the company। यदि कंपनी को कोई लॉस होता है तो। Thereafter फिर आगे बात हुई, सेक्शन 188 सबसेक्शन 4 आ गया। सेक्शन 188 सबसेक्शन 4, इसने क्या कहा? इसने कहा विदाउट प्रिजुडाइज टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 188 सबसेक्शन 3। 188(3) में जो भी इंडेमिनिफिकेशन की बात है, ठीक है, वो तो चलेगी ही चलेगी। इसके अलावा भी कंपनी के अधिकार हैं। और कंपनी के अधिकार किस चीज के हैं? कंपनी डायरेक्टर या एनी अदर एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है यदि डायरेक्टर या अदर एम्प्लॉय ने इस सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन की है। किस पर्पस के लिए? इनको कोई लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए, इनको कोई लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए। और फिर 188 सबसेक्शन 5, इसकी पेनल्टी है। वैसे पेनल्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखने के लिए मैं आपको यहीं पर एक छोटी सी नोटिंग करा देता हूं। यदि लिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर या अदर एम्प्लॉय, जो भी गिल्टी पर्सन है, डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय जो गिल्टी पर्सन है, उसको जेल की सजा, इम्प्रिजनमेंट, कितनी? अप टू 1 year। फाइन लग सकते हैं इसके ऊपर,
और फाइन 25,000 से लेकर 5 लाख के और दोनों। अनलिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ फाइन है 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। सेक्शन 188 सबसेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 यदि आप देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं। 188 इसने क्या प्रोविजन दे दिया? इसने तो सिंपल हमें क्या कहा कि यदि 188(1) के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आना चाहिए along with the justification for this contract. Thereafter 188 सबसेक्शन 3 इसने कहा यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के किसी डायरेक्टर या किसी भी एम्प्लॉय ने किया है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन नहीं कराई गई within a period of 3 months from the date of such contract or arrangement, किससे? From the board of director or the shareholder as the case may be, then that contract is voidable at the option of board or shareholder as the case may be. And in a relation to that contract, यदि कंपनी के कोई लॉस हुए हैं तो concerned director will indemnify the company against the loss. Then 188 subsection 4 इसने कहा कि without prejudice to the provisions of section 188 subsection 3, company has a right to proceed against the director or any other employee जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया है in contravention of the provisions of this section, that is section 188, for the purpose of recovery of any losses. And 188 subsection 5 पेनल्टी का है। लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉइज को 1 साल तक की जेल, 25,000 से 5 लाख तक का फाइन या दोनों लगाए जा सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ फाइन है 25,000 रुपीज से लेकर 5 लाख रुपीज तक का। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन along with its related amendments of rule number 15. Now, अब मैं आपको इसके लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करा देता हूं। लेटेस्ट क्वेश्चन एक तो मई 19 के एग्जाम में आया हुआ है, एक नवंबर 18 के एग्जाम में आया हुआ है। चलो नवंबर 18 के एग्जाम से शुरुआत करते हैं। The board of directors of Messrs ABC Motor, इन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट की ऑन 1 जनवरी 2019, बोर्ड ने की है। मिस्टर एक्स डायरेक्टर हैं सब्सिडियरी कंपनी के ABC फोर्जिंग लिमिटेड, इनको एज ए परचेज मैनेजर अपॉइंट किया गया। उन्हें कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर को होल्डिंग कंपनी ने अपना परचेज मैनेजर अपॉइंट किया है और जो एज ए डायरेक्टर मिलता था मिस्टर एक्स को सब्सिडियरी कंपनी से, उसके अलावा 1 लाख रुपया पर मंथ और मिलेगा। यह अपॉइंटमेंट किसने की? कंपनी ने खुद ने की? क्या एबीसी फोर्जिंग ने खुद की? ना। क्या एबीसी फोर्जिंग की सब्सिडियरी ने की? ना। क्या एबीसी फोर्जिंग की एसोसिएट ने की? नो। एबीसी फोर्जिंग की होल्डिंग ने की। एबीसी फोर्जिंग सब्सिडियरी है, अपॉइंटमेंट किसने की? एबीसी मोटर ने की। एबीसी मोटर इज होल्डिंग कंपनी। एबीसी फोर्जिंग तो सब्सिडियरी है इस एबीसी मोटर की। तो वो पॉइंट जो मैंने आपको अभी कराया था, तो 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ के अंदर क्लियरली वर्ड है कंपनी, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स। होल्डिंग नहीं था। रिजल्ट, क्या यह ट्रांजैक्शन फिर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? नहीं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरी थी? नहीं। क्या जनरल मीटिंग की अप्रूवल जरूरी है? नो। मिस्टर Y was appointed as sale manager on a consolidated salary of 1,50,000 per month with effect from 1 January 2019. कौन है मिस्टर वाई? कौन है मिस्टर वाई? कुछ नहीं बताया। पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन।
आंसर द फॉलोइंग। क्या मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ मेंबर इन ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी? क्या एबीसी मोटर लिमिटेड की जनरल मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास कराना है मेंबर से मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट का? नॉट रिक्वायर्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड एज परचेज मैनेजर ऑफ एबीसी मोटर लिमिटेड does not fall under the provisions of section 188 as the appointment is made in the holding company and hence appointment of Mr. X does not require the approval of members in general meeting। इसका कंप्लीट आंसर वो आप क्वेश्चन बैंक में से कवर अप कर सकते हैं। इसमें तो मेन हिंट ही अवेलेबल होते हैं। पहले आप इसका डिटेल्ड प्रोविजन देंगे, लीगल प्रोविजन मेंशन करेंगे, सारा लीगल प्रोविजन जो सेक्शन 188 का है वो इसके क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है सारा। 173 में, सॉरी, ये रहा लीगल प्रोविजन, वही सातों ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। अब इसके अंदर सातों ट्रांजैक्शन की जगह आप सिर्फ इसका रेफरेंस भी दे दें, क्लॉज एफ का, अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडियरी एंड एसोसिएट, नॉट होल्डिंग, वो भी चलेगा। आगे सेकंड पॉइंट, मिस्टर पी रिलेटिव ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के रिलेटिव मिस्टर पी वो डायरेक्टर बन गए एबीसी मोटर में। लो, रिलेटिव पहले अपॉइंट हो चुका है और अब डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऑफिस ऑफ और प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर यदि अपॉइंट होता है फॉर एनी रेम्यूनरेशन, वो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाएगा। बट इस केस में थोड़ा सा इशू है। जब ये अपॉइंट हुआ उस टाइम पर डायरेक्टर था नहीं, रिलेटिव डायरेक्टर नहीं था। ये अपॉइंट हुआ 1 जनवरी को, डायरेक्टर आया है 1 अगस्त को, इसका रिलेटिव 1 अगस्त को डायरेक्टर बना है। क्या अब मिस्टर वाई एज ए सेल मैनेजर कंटिन्यू कर सकता है? देखा जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए, because at the time when the person was appointed as an employee, तो उस समय तो ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन में ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका कोई रिश्तेदार डायरेक्टर था ही नहीं कंपनी में। इट वाज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एट द टाइम व्हेन मिस्टर वाई वाज अपॉइंटेड इन द कंपनी। बट लेटर ऑन 1 अगस्त 2019 जब मिस्टर पी अपॉइंट हो गए एज ए डायरेक्टर, देन इन जनरल लॉ साइलेंट है, लॉ साइलेंट है। मेरी ओपिनियन यहां पर यह थी कि कुछ भी नहीं होना चाहिए था, बस इट्स ओके। लेकिन सुजेस्टेड आंसर में, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, सुजेस्टेड आंसर में इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। मैंने भी वही आंसर लिया है सुजेस्टेड आंसर वाला, क्योंकि लॉ साइलेंट है और लॉ साइलेंट है तो वहां पर यदि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वैसे बड़े रेयरली बनते हैं, बट यदि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो फिर तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही हमारे लिए लॉ है। इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में लिखा मिस्टर वाई की कंटिन्यूएशन के लिए अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरी है। मिस्टर वाई की कंटिन्यूएशन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल ले लो। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वाई as sale manager of ABC Motor Limited does not fall under the provisions of section 188 at the time of appointment, as Mr. Y is not related to any director of the company. However, continuation of Mr. Y as sales manager will lead to conflict of interest and will affect the continuation unless ratified by the board. तो इसलिए बोर्ड की रेटिफिकेशन की बात इन्होंने कही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन आया है मई 19 के एग्जाम में 6 मार्क्स का। मेसर्स ट्राई स्टार लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनुअल टर्नओवर 700 करोड़, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम मेसर्स पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड
ड्यूरिंग द ईयर 2018 मैसेज ट्राई स्टार लिमिटेड ने एनुअल टर्नओवर 700 करोड़ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल परचेज का पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ट्राई स्टार ने मिस्टर सुधीर को, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, एक्ट करने के लिए ऑथोराइज किया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर सुधीर इज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर, ट्राई स्टार का डायरेक्टर इस पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड का मेंबर है, तो क्या यह रिलेटेड पार्टी हो गई? बिल्कुल हो गई। मिस्टर सुधीर ने इस ट्रांजैक्शन को 85 करोड़ की ट्रांजैक्शन को किया एंड एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। 700 करोड़ की कंपनी की टर्नओवर है, 700 करोड़ का 10% बनता है 70 करोड़। यह ट्रांजैक्शन 85 करोड़ रुपीस की है। क्या जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए थी? ट्राई स्टार की जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, the board of Messrs. TriStar find degradation in the quality of raw material supply. Further, in a board meeting, this contract was challenged, considering it as a related party transaction. Definitely ये एक related party transaction है और 188(1) का contravention है। बिल्कुल contravention है, जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए थी। During the period, Mr. Sudhir was appointed as director in a newly incorporated company, Raga Limited. मिस्टर सुधीर ट्राई स्टार का डायरेक्टर है, पीटीसी का मेंबर है। ट्राई स्टार और पीटीसी में 85 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। रागा लिमिटेड में भी वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। ओके। इन द लाइट ऑफ गिवन फैक्ट, एग्जामिन what is the legal position of the contract between Messrs. TriStar through director Mr. Sudhir and Messrs. 188 सब सेक्शन 3 ये कहता है यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई डायरेक्टर करता है बिना कंसेंट ऑफ द बोर्ड या रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग और 3 महीने में रेटिफाई नहीं कराया तो वो वॉइडेबल है। अब इस केस में आपको जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए थी बिकॉज ये ट्रांजैक्शन कंपनी की टर्नओवर के 10% को क्रॉस कर रहा है। तो आप इस अप्रूवल को ले लीजिए विद इन 3 मंथ। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड क्लोजली हेल्ड कंपनी है, रेटिफिकेशन ले लो ना। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड एबल है एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड और द शेयर होल्डर। क्या ये कॉन्ट्रावेंशन है? जी हां, ये कॉन्ट्रावेंशन है। क्या लायबिलिटी है? लायबिलिटी 188(4) के अंदर कंपनी इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस और 188(5) में 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा। अनलिस्टेड कंपनी है। क्या मिस्टर सुधीर की अपॉइंटमेंट इन द रागा लिमिटेड एज ए डायरेक्टर वैलिड है? सेक्शन 164 बीच में डाल दिया। सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 164 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि यदि इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर कोई डायरेक्टर गिल्टी पाया गया 188 की ट्रांजैक्शन का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, तो वो डिस्क्वालीफाई है टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ध्यान आ रहा है? 164 के अंदर ये पॉइंट पड़ा हुआ है हमारा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी, a person who has been convicted of an offense dealing with the related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 years। तो अब इसके आंसर में करना क्या पड़ेगा? इस क्वेश्चन के आंसर में व्हाट इज टू बी डन? क्या मिस्टर सुधीर कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर इन रागा लिमिटेड? यस। क्यों? कन्विक्ट थोड़ी हुए अभी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। क्या कोई कन्विक्शन अराइज हुई है? जब तक कन्विक्ट नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिटेल्ड आंसर
188(1) का प्रोविजन आ गया, रूल 15 की बात आ गई, 10% की लिमिट आ गई। पहले आप प्रोविजन दो, फिर कंक्लूजन दो। फिर इसका सेकंड केस आ गया, क्या 188 की कॉन्ट्रावेंशन हुई है? बिल्कुल कॉन्ट्रावेंशन हुई है। और क्या लायबिलिटी है? 188(3) के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और कंसर्न डायरेक्टर विल इंडेमिनिफाई द कंपनी अगेंस्ट द लॉसेस। 188(4) में कंपनी का राइट है टू प्रोसीड अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन। एंड 188(5) के अंदर पेनल्टी 25,000 से 5,000 की और 5 लाख की। तीसरा पॉइंट, क्या मिस्टर सुधीर एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकते हैं इन रागा? एज पर सेक्शन 164, a person shall not be eligible for appointment as director who has been convicted of an offense of dealing with related party transaction at any time during the last preceding 5 years। इस केस में कन्विक्ट थोड़ी हुआ है, कोई कोर्ट ने कोई सजा थोड़ी सुनाई है। only levied with the penalty against the offenses dealt with related party transaction, so he can be appointed as a director in Messrs Raga Limited। So this is all about section 188 related party transactions का। और इसके साथ आई थिंक नहीं, हाँ आई थिंक क्या, फिर तो ठीक ही कह रहा हूं कि चैप्टर लगभग पूरा नहीं, लगभग पूरा। बचे हुए क्या है, कुछ छोटे छोटे सेक्शन है, 187, 189 से 193, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के खत्म कर देंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। सेक्शन इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, इंटीग्रेटेड केस स्टडीज के लिए, एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज के लिए भी। अच्छी तरह से प्रोविजंस को रिवाइज करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।